My dear children, good evening to all of you, and I am very happy to say about the concerning of respiration. I have already told about the respiration is a process in which food is broken down with the help of with the release of energy. देखिए, भोजन जो है टूटता है और टूटने के बाद एनर्जी प्रदान करता है। इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। आज का टॉपिक्स होगा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। फर्स्ट इज एरोबिक respiration, in which food is broken down in the presence of oxygen, and an aerobic respiration, in which food is broken down in the absence of oxygen. So first of all, I say about the equation of the respiration, aerobic respiration. There are two kinds of respiration. First we discuss about the aerobic respiration. So here, aerobic respiration. Aerobic respiration in which food is broken down in the presence of oxygen. Here, food means glucose. देखो, हमने यहाँ ग्लूकोज लिया है C6H12O6, 1 molecule of glucose convert into first of all 3 carbon atom compound pyruvic acid 2 molecules. pyruvic acid का 2 molecule बनेगा। इस प्रोसेस को हम सबसे पहले ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू pyruvic acid इन साइटोप्लाज्म, ठीक है, इन साइटोप्लाज्म, and this process is called glycolysis. एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ये पहला जो पार्ट है, प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, ग्लाइकोलाइसिस दोनों में होता है, चाहे उसको ऑक्सीजन मिले या ना मिले। यहाँ पर मैं ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर रहा हूँ और इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। अब पायरुविक एसिड, चूंकि इसको ऑक्सीजन मिल रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है इसको ऑक्सीजन अवेलेबल है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए मैंने यहां लिखा है C6H12O6 पायरुविक एसिड। अब यहां लिख देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हवा की उपस्थिति में ये ग्लूकोज पहले पायरुविक एसिड बनता है, उसके बाद यही ग्लूकोज कन्वर्ट कर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 ATP। ये 38 ATP क्या है? केमिकल है जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में फॉर्मेशन होता है, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन का जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्म करता है, बनता है, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया बनता है। और ये एरोबिक रेस्पिरेशन जनरली हम लोगों में जितने भी हायर एनिमल्स हैं एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और लोअर एनिमल में भी एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं। लेकिन इस केस में हम एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या देखें, इसमें कंप्लीट भोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कंप्लीटली फूड इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, फूड इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 ATP। और इसका 2 पार्ट हो गया। पहला पार्ट हो गया ग्लाइकोलाइसिस, कन्वर्शन ऑफ द ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड। जब ये एक मॉलिक्यूल
ग्लूकोज कन्वर्ट करेगा 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड, जिसमें 3 कार्बन एटम पायरुविक एसिड पाया जाता है। ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम है, जिसका यहाँ पर मैंने दिया है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ ग्लूकोज C6H12 प्लस O6 प्लस O2 यहाँ पर हम लिख सकते थे, लेकिन चूंकि पहले हमने ग्लाइकोलाइसिस दिखलाया, इसलिए हमने पहले पायरुविक एसिड बनाकर दिखा दिया। उसके साथ अब मैंने यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कर दिया, जिसमें ये हमारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 ये जो रेस्पिरेशन हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसको हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं और इंटरनल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। और मैं सेकेंड केस में अब बताने जा रहा हूँ एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें प्लांट का केस अलग होता है और एनिमल का केस अलग होता है। सबसे पहले मैं प्लांट का केस बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट मैं अभी एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पहले पढ़ा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ग्लूकोज लिया हूं, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है। यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस के बाद यहाँ पर इन द केस ऑफ प्लांट्स देखिए ये हमने ग्लूकोज लिया है, ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, सबसे पहले पायरुविक एसिड बना, ठीक है। अब इस पायरुविक एसिड को देखिए ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, क्या लिखे हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन इसको अवेलेबल नहीं है। इस केस में ये जो हमारा ग्लूकोज है जो पायरुविक एसिड बन चुका था, अब इसका फेट भविष्य क्या निर्भर कर रहा है, क्योंकि इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तब इसको ये जो हमारा है पायरुविक एसिड इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 280, यानी इसको हम लोग कहते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन। ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वह कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है। यहाँ पर पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है ईस्ट के केस में। ईस्ट में क्या होता है जो है, इसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। इसमें फूड ब्रोकन डाउन कन्वर्ट्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल along with carbon dioxide and release of 2 ATP, यानी इसमें वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। ये प्लांट के केस का मैं कहा। अब इसी केस में एक चीज बता रहा हूँ कि जैसे हमारा फसल लगा हुआ है और वो फसल में अगर हम 10 से 15 या लॉन्ग टाइम तक पानी अगर उसमें स्टेगनेंट होता है तो हमारा फसल सूख जाता है। उसका कारण यह है कि रूट भी हम इसके पहले पढ़ चुके हैं, प्लांट का रूट, स्टेम, लीव सभी पार्ट में रेस्पिरेशन होता है। चूंकि उसमें पानी भरा हुआ है, मिट्टी में हवा उसकी निकल गई है, उसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए वहाँ भोजन फूड जो है, जो रेस्पिरेशन हो रहा है रूट के द्वारा, उसमें उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। इन द absence of oxygen, in the lack of oxygen, root respire and converts into alcohol because in the absence of हो रहा है, और due to formation of alcohol the crops will die, सूख जाता है, मर जाता है। So मैं प्लांट के केस में अभी बताया कि प्लांट के केस में जब इनसफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन रहता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन रहता है, तो यहाँ पर रेस्पिरेशन तो हो ही रहा है, लेकिन इस रेस्पिरेशन के दरमियान ये बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड होता है जो साइटोप्लाज्म में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन हमेशा याद रखिएगा, ये हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एंड एरोबिक रेस्पिरेशन हमारा साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट मैं अब एनिमल के बारे में बताने जा रहा हूँ। हाँ, मैं शुरू कर रहा हूँ फिर इसको एनिमल केस में। देखो एनिमल केस से पहले इक्वेशन समझ लो। ये हमारा ग्लूकोज है, 6H12O6 है, यही भोजन है सेल के अंदर। सबसे पहले तो आप जान रहे हो ग्लाइकोलाइसिस होगा ही, कन्वर्सन ऑफ फूड इनटू पायरुविक एसिड होगा, जिसमें ये 6 कार्बन कंटेनिंग ग्लूकोज है, और ये पायरुविक एसिड 3 कार्बन इसमें कंटेनिंग होता है, इसमें 2 मॉलिक्यूल होते हैं, 2 मॉलिक्यूल, और यहाँ 1 मॉलिक्यूल दे दो, 1 मॉलिक्यूल
ठीक है। ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ पैरुविक एसिड जब इसको ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं रहेगा, यहाँ क्या लिखे हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, इन सब्सटेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन फुल ब्रोकन डाउन इनटू लैक्टिक एसिड एंड 2 ATP। यहाँ पर भी साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है, साइटोप्लाज्म, anaerobic respiration always occur in cytoplasm. So in cytoplasm, if the food is broken down in the absence of oxygen, then it converts into lactic acid and energy released with 2 ATP, यानी इसमें भी बहुत कम एनर्जी रिलीज हो रहा है। अब ये जो लैक्टिक एसिड बनता है किस केस में कब बनता है, ये जनरल हमेशा नहीं होता है, ये हमेशा तो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। जब हम या हमारे बच्चे जो फील्ड में खेलते हैं वो तेज दौड़ते हैं, रेस में एथलीट में भाग लेते हैं, या हमको कहीं बहुत तेज से चलना है या हार्ड वर्क कर रहे हैं, उस केस में पूर्ण भोजन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, पार्शियली ऑक्सीडेशन होता है, जिसमें ए लिट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है 2 ATP के रूप में। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि जब बच्चे फील्ड में खेलते हैं, दौड़ते हैं, तो उनके मांसपेशियों में थाई, मसल्स ऑफ द थाई, उनके जांघ के मांसपेशियों में क्रैम्पिंग शुरू हो जाता है, दर्द शुरू हो जाता है। कहते हैं ये ऐसा क्यों होता है? तो जब हम तेज दौड़ रहे हैं, हमको अधिक से अधिक एनर्जी की आवश्यकता है, उस समय जब हमें पूर्ण सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो एनर्जी तो बनना है, उस केस में हमारा भोजन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में टूटने लगता है, जिसमें मांसपेशियों में यानी सेल ऑफ द मसल्स हमारा लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और यही लैक्टिक एसिड के चलते या ड्यू टू रीजन ऑफ द लैक्टिक एसिड वी हैव क्रैम्पिंग इन आवर मसल्स। सो टू रिमूव दिस क्रैम्पिंग वी आवर स्टूडेंट्स रब द थाई, उसको मसाज बोलते हैं, और उसमें फिर लैक्टिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है CO2 में और H2O में, और फिर हमारा वो क्रैम्पिंग दूर हो जाता है। तो अभी जो मैंने ये बताया आपको कि हमारा रेस्पिरेशन एनिमल में, प्लांट में जो आपने देखा, इसको मैं कंक्लूजन के रूप में बता रहा हूँ। देखिए, एनर्जी तो हर एक जीव जंतुओं को, पेड़ पौधे सबको जरूरत होता है। बिना एनर्जी का भोजन बिना एनर्जी का हम रह नहीं सकते। हमारे ईच एंड एवरी लाइफ के लिए, चाहे छोटा हम वर्क करें, कुछ भी करें, उसके लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। हल्का सा हाथ भी हिलाएंगे, करवट भी लेंगे, तो उस कंडीशन में भी एनर्जी की जरूरत होती है। तो इस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर 2 तरह से भोजन एनर्जी में कन्वर्ट होता है। एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में कन्वर्ट होता है, एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कन्वर्ट होता है। जब भोजन हमारा एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में देता है, जब हमारा भोजन ब्रेक डाउन, फूड इज ब्रोकन डाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन तब उसको कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। वही भोजन जब हवा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो प्लांट में और एनिमल में, दोनों में एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, लेकिन जनरली हमारी बॉडी में, प्लांट में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में और विशेष, जैसे पौधों में, ईस्ट में मैंने कहा, कुछ बैक्टीरिया में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब प्लांट और एनिमल में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। उसमें अब क्या देखा, उसमें देखे कि जब प्लांट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, उस दरमियान इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है एंड 2 ATP बनता है। जब एनिमल के केस में होता है, तो यहाँ इथेनॉल नहीं बन करके
इथेनोइक एसिड इथेनॉल में बनकर के लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है प्लस 2 ATP। इसमें CO2 नहीं बनता है। और अगर हम ये दोनों में कंपैरेटिव स्टडी किया जाए प्लांट एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो पहला कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में इन द अब्सेंस होता है। दूसरा है एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ऑफ फूड होता है। तीसरा हम कह सकते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चौथा हम कह सकते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी पैदा होता है, स्टोर होता है ATP के रूप में, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है। मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे साइटोप्लाज्म में एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एंड फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये दोनों हमारा ATP और ADP, ATP बोलते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो हमारे भोजन एनर्जी के रूप में जमा होता है, और ADP को कहते हैं एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। इसको थोड़ा सा मैं एक इक्वेशन के रूप में समझा रहा हूं। देखो यहां पर मैंने कुछ लिखा है, इसको चेक करो। ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट जो हमारे साइटोप्लाज्म में है, इसमें भी एनर्जी है लेकिन डाइफॉस्फेट है, यानी ATP से कम एनर्जी है। प्लस हमारे साइटोप्लाज्म में फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसको हमने शो किया कि फॉस्फेट को P से I से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट किया है, जिसमें जब हमारा भोजन टूटता है सेल के अंदर, तो भोजन टूटने के बाद क्या है कि एनर्जी पैदा होता है। ये एनर्जी हमारा प्लस ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एनर्जी पैदा होता है, ये तीनों मिलकर के ATP के फॉर्म में जमा होता है। ये हमारे सेल के अंदर ATP के रूप में जमा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है और सेल के अंदर जमा होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में। अब जिस तरह से कि हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो हमारा बैंक में मनी जमा है, करेंसी जमा है, और हमको जरूरत के अनुसार उस हम करेंसी को निकालते हैं, खर्च करते हैं। ठीक उसी तरह से जब हम जिस समय हमारा भोजन टूट रहा होता है, भोजन तो कंटिन्यूस टूटते रहता है, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, उसमें ATP बनता है। तो ATP बनता है, तो ये ATP किस रूप में बनता है, ATP कैसे बनता है, इसका मैकेनिज्म समझाना है। जो एनर्जी पैदा होता है, तो ऑलरेडी पहले से हमारा ADP प्लस फॉस्फेट है, उसके साथ जो एनर्जी पैदा हो रहा है उससे सब कंबाइन करके ATP बना। ये ATP स्टोर रहता है हमारे सेल में, ठीक है। जब हम कंटिन्यूसली काम करते हैं, कुछ न कुछ वर्क करते हैं, उस काम के दरमियान हमको एनर्जी चाहिए, तो फिर यही ATP, देखिए ATP अब जो हमारा बैंक में करेंसी है, जो करेंसी ATP के रूप में हमारे सेल में है, ये फिर हमारा ATP में कन्वर्ट होता है, प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है, और ये एनर्जी मिलता है जिसका उपयोग हम करते हैं खेलने में, पढ़ने में, कोई भी काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, पढ़ाते हैं, कोई भी पेशा, या बैठे हुए भी हैं तब भी हमको एनर्जी की आवश्यकता है। तो एनर्जी की आवश्यकता है, तो एनर्जी कैसे मिलेगा, तो हमारा ATP से मिलेगा। कैसे ATP से मिलेगा, तो यही ATP जिस ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एनर्जी से ATP बना था, अब ATP कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ADP में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ये एनर्जी हमें मिलेगा। इस तरह से हमारे सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन क्रिया होती है, उसमें जो एनर्जी बनता है, यह एनर्जी इस दोनों के साथ कंबाइन करके, ये एनर्जी जो बना है दोनों साथ कंबाइन करके ATP बनता है, जो हमारे जिसको हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ये एनर्जी जमा होता है सेल में, और इस एनर्जी का उपयोग हम लोग डेली वर्क में करते हैं। तो आज मैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन बताया, इसको प्लांट में, एनिमल में दोनों बताया, और किस कंडीशन होता है वो बताया। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, दोनों का क्या कंपैरेटिव स्टडी है, सारा चीज मैंने डिस्कस किया। और मैं समझता हूँ कि इस
वीडियो से आप पूर्ण लाभान्वित होंगे। आपको मैं यही आपको सलाह देता हूँ कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और इसी शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।